तो मुख्तार अंसारी को आज किया जाएगा सुपुर्द खाक। लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से ही कई सारे सवाल उठते रहे हैं और उन पर प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से लगातार जवाब भी दिया जा रहा। करेंगे इस पर बात। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है, उसमें क्या निकला है ये भी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। इस बुलेटिन में मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंजलि, चलेंगे उनके पास भी तमाम अपडेट्स के लिए। तो मुख्तार अंसारी का शव बांदा से गाजीपुर आ चुका है। मुख्तार का शव जैसे ही गाजीपुर पहुंचा, समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा और मुख्तार के घर पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। आज मुख्तार अंसारी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार को लेकर गाजीपुर में बेहद कड़ी सुरक्षा है और अभी गाजीपुर में क्या हो रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, उनके पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हालात है। जी हाँ, तो बड़ी खबर है, मुख्तार अंसारी का शव पहुंच गया है गाजीपुर। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद स्थित घर पर पहुंचा है मुख्तार अंसारी का शव। देर रात बांदा से गाजीपुर लाया गया है मुख्तार का शव। आज किया जाएगा मुख्तार अंसारी का अंतिम संस्कार। मोहम्मदाबाद के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा मुख्तार अंसारी को। और ये देखिए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के घर से लेकर के कब्रिस्तान तक हर जगह पर पुलिस इसी तरीके से गश्ती कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े, इसीलिए पुलिस सतर्क है, अलर्ट मोड पर है। मोहम्मदाबाद में दफनाया जाएगा आज शव। दोपहर 1 बजे सुपुर्द खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्तार अंसारी का शव जब गाजीपुर पहुंचा मोहम्मदाबाद उनके पैतृक आवास पर, उस दौरान की तस्वीरें। और मुख्तार अंसारी के घर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा है। शव पहुंचते ही समर्थकों की भीड़ यहां पर जुटने लगी। हालांकि पहले से ही लोग यहां इंतजार कर रहे थे। कल से ही लोग धीरे धीरे मुख्तार अंसारी के घर पर पहुंच रहे थे, लेकिन जैसे ही उसका शव पहुंचा, समर्थकों की भीड़ भी घर के बाहर जमा होने लगी। सीधे चलेंगे रुपेश के पास, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। रुपेश, कितने बजे सुपुर्द खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को? देखिए, मुख्तार अंसारी को लगभग 1 बजे यहाँ सुपुर्द खाक किया जाएगा, लेकिन 10 बजे से जो पूरी प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाएगी। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से, कल और आज में तस्वीरों में कितना फ़र्क है। कल हम कब्रिस्तान के अंदर तक गए थे और वहाँ की तस्वीरें हमने दिखलाई थी कि कैसा कब्र होगा, कौन कब्र खोद रहा है, और ठीक माँ और पिता के बराबर कब्र खोदा गया है और वहाँ पर। लेकिन इस वक्त आप देखिए, हालांकि अंदर की तस्वीरें हम एक बार यहाँ से दिखला देते हैं आपको, किस तरीके से वहाँ पर ये जो कब्र खोदी गई थी, कल भी हमने दिखलाई थी कि वहाँ पर पीले रंग के कवर किया गया है। आप वहाँ से देखिए, लेकिन आप अंदर जाने की इजाज़त किसी को नहीं है। और बाहर अगर आप देखें तो बाहर किस तरीके से सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। कब्रिस्तान के सामने वाली सड़क को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है। आम लोगों को, यानी कि शव यात्रा में जो लोग आएंगे वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। कब्रिस्तान के अंदर सिर्फ 40 से 50 लोग जो उनके परिवार के लोग हैं, उन्हीं को जाने की सिर्फ इजाज़त होगी। तो आप देखिए कब्रिस्तान को चारों तरफ से यहाँ पर ये स्थिति, कल यहाँ पर भारी भीड़, उनके समर्थकों की भीड़ जो इंतजार कर रहे थे कि कब शव यहाँ पर पहुँचेगा, लेकिन आज सिर्फ पुलिस की गाड़ियों की आवाजाही है। मीडिया वाले भी, उनकी गाड़ियां भी यहाँ तक नहीं पहुँची हैं। आम लोगों की पूरी तरह से मनाही यहाँ पे होगी। ये बताइए, अंदर कितने लोग को जाने की इजाज़त होगी? सर, क्या जो जितने लोग शव यात्रा में आएंगे, क्या वो सारे लोग अंदर जाएंगे? सभी नहीं जाएंगे। किनको इजाज़त होगी अंदर जाने की? घर वाले लोग रहेंगे, घर वाले सभी लोग रहेंगे, बाकी मौलवी रहेंगे और वो जो उनके जो भी क्रियाकर्म करने वाले होंगे वो होंगे। तो क्या आपने क्या तैयारी यहाँ पे की है? फोर्स आप देख ही रहे हैं, फोर्स लगी हुई है। बाकी सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से सारी फोर्स लगी हुई है। बाकी सब हमने देखा कि NH से लेकर के वहीं से बैरिकेडिंग शुरू हो गई है और घर तक तैनाती आपकी है। हाँ, फोर्स तो लगी हुई है, उस हिसाब से अपने लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से फोर्स लगी हुई है। तो ये एहतियातन है या कुछ इनपुट है? नहीं, ऐसा कोई इनपुट नहीं, कोई वैसा इनपुट नहीं है। हालांकि कल से भी लोगों ने कुछ सब्र जरूर रखा है और यहाँ पर पुलिस के ये अधिकारी हैं, ये बतला रहे हैं कि सिर्फ 40 से 50 ऐसे लोग होंगे जो परिवार के लोग हैं, उन्हीं को अंदर जाने की इजाज़त होगी। बाकी जो शव यात्रा में शामिल लोग होंगे, हालांकि जनाजे की नमाज जब अदा की जाएगी तो उनका जो पैतृक आवास है, जिसे फाटक कहते हैं, फाटक के अंदर एक बड़ा सा कैंपस है, जहाँ तक कल मीडिया की पहुँच
थी, हम वहाँ गए थे, वहाँ उनके बड़े भाई बैठे थे, उनसे बातचीत भी TV9 ने की थी, लेकिन आज वहाँ जाने की इजाज़त किसी को नहीं है। कब्रिस्तान के अंदर भी जो शव यात्रा में लोग शामिल होंगे उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन जो नमाज अदा की जाएगी, जो जनाजे की नमाज होती है उसमें लोग शामिल हो सकते हैं, शव यात्रा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस सड़क पर भी सबको आने की इजाज़त नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मुख्तार अंसारी की जो बीवी हैं आफसा अंसारी, क्या वो जनाजे में शामिल होंगी, क्या यहाँ तक वो पहुँचेंगी, क्योंकि उनके ऊपर जो मुकदमा है, जिस तरीके से फरारी की स्थिति है, एक सस्पेंस उनके बेटे को लेकर बना हुआ था, लेकिन वो अब दूर हो गया है कि अब्बास अंसारी जो मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे हैं, विधायक हैं, जेल में बंद हैं इस वक्त, वो कासगंज जेल में बंद हैं, लेकिन हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी, सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी है। लिहाजा अब जनाजे की नमाज से लेकर के और जब दफनाया जाएगा उस वक्त भी उनके शामिल होने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। परिवार नाउम्मीद हो चुका है कि बड़ा बेटा शामिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 10 घंटे का वक्त लगेगा अगर कासगंज से अगर पैरोल मिलता भी है तो यहाँ तक वो पहुँचने में, क्योंकि सारी चीज़ें तय हो गई हैं। 10 बजे नमाज अदा की जाएगी जनाजे की और उसके बाद से 1 बजे के आसपास दफनाने के बाद से कब्र पर फातिहा पढ़ दिया जाएगा, यानी कि 1 बजे तक यहाँ पर दफनाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। आवास पर लाया गया तो उनके समर्थकों की काफी भीड़ मौजूद थी उनके घर के बाहर। तो क्या आखिरी बार देखने के लिए मुख्तार अंसारी के समर्थकों को कोई इजाजत पुलिस प्रशासन की ओर से दी जाएगी? इस बारे में कोई अपडेट? देखिए, फाटक तक जो उनके समर्थक हैं, जो उनके लोग हैं, चाहे वो परिवार के लोग अंदर मौजूद हैं, लेकिन बाकी उनके जो लोग हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो अगर उनके घर तक जाना चाहते हैं तो उनको कोई रोक नहीं है, लेकिन कब्रिस्तान के अंदर जाने को उनको इजाज़त नहीं होगी। लगातार देखिए, यहाँ पर हम तस्वीरें भी आपको दिखलाते जा रहे हैं किस तरीके से डिप्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। पुलिस एहतियातन जो अपना ऑपरेटर्स है वो तमाम यहाँ पर बैरिकेटिंग से लेकर के और पूरा सुरक्षा का जो पूरा बंदोबस्त होता है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि 10 बजे से प्रक्रिया पूरी शुरू होगी, लेकिन फाटक तक जाने के लिए कोई मनाही नहीं है। हालांकि एक बैरिकेटिंग की गई है जहां पर कैमरे अंदर नहीं जा पाएंगे, मीडिया वालों को घर से लगभग 50 मीटर पहले ही रोक दिया गया है। कल हालांकि फाटक के अंदर तक जाने की इजाज़त थी, लेकिन आज कैमरे वहां तक नहीं जा पाएंगे। कल हम कब्रिस्तान तक भी गए थे, आज कब्रिस्तान के अंदर भी जाने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन मैं फिर बताता हूं कि फाटक तक जहां पर शव रखा गया है घर के अंदर कैंपस में, वहां तक जनाजे की नमाज के वक्त आम लोगों के पहुंचने पर कोई मनाही नहीं है। शव यात्रा में भी शामिल होने की कोई मनाही नहीं है, कफनाया, लेकिन दफनाने की जब प्रक्रिया शुरू होगी उस वक्त कब्रिस्तान के सामने वाली सड़क पर या कब्रिस्तान के अंदर सिर्फ परिवार के लोगों को ही जाने की इजाजत दी गई है और एहतियातन ये सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है। रवि, ठीक है रुपेश, आप बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। और देखिए, मुख्तार के जनाजे से जुड़ी एक और बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट। जनाजे की नमाज को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मोहम्मदाबाद के कब्रिस्तान में होगा अंतिम संस्कार और कब्रिस्तान के बाहर काफी सख्त सुरक्षा है, जैसा कि रुपेश ने थोड़ी देर पहले आपको तस्वीरों में भी बताया। और जहां मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा, वहां से थोड़ी देर पहले की संवाददाता रुपेश की ये हम रिपोर्ट भी आपको दिखा रहे हैं। मां की कब्र के बराबर में मुख्तार अंसारी को दफन किया जाएगा। कल हमने दिखाया था जब कब्र खोदी जा रही थी, कौन लोग कब्र खोद रहे थे, कैसे कब्र खोदा जा रहा है, कहाँ पर सामने जो पीले रंग के कब्र जो किया गया है वहीं पर दफनाया जाना है। साथ ही एक जो उत्तर प्रदेश से लेकर के और आसपास के कई इलाकों में जो एक दहशत थी वो भी कहीं ना कहीं दफन हो जाएगी। तो आज 1 बजे यहाँ पर, लेकिन 10 बजे प्रक्रिया पूरी शुरू हो जाएगी। 10 बजे से परिवार के लोगों ने भी कहा है कि 10 बजे जो जनाजे की नमाज होती है, जनाजे की नमाज अता की जाएगी जो पैतृक आवास है उसी के कैंपस में ही, और उसके बाद गुस्लू यानी कि शव को जो एक प्रक्रिया होती है उसको नहलाया जाएगा, इतर लगाया जाएगा, उसके बाद से कफनाया यानी कि कफन पहनाया जाएगा और उसके बाद से यहाँ लगभग 12:30 बजे यहाँ पर शव को लेकर के परिवार के लोग पहुँचेंगे और उसके बाद से यहाँ पर सुपुर्द खाक किया जाएगा और फिर फातिहा पढ़ा जाएगा उसकी कब्र पर। लेकिन आज चप्पे चप्पे पर अगर आप देखें तो कल कब्र तक जाने की भी इजाज़त थी अंदर तक, लेकिन पूरे कब्रिस्तान को अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। किसी भी गाड़ी को यहाँ तक आने की इजाज़त नहीं है और यहाँ से लेकर के और यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर पैतृक आवास है, उस आवास पर भी अंदर तक जाने की इजाज़त कल TV9 भारतवर्ष ने
अंदर फाटक के अंदर पहुंचकर जहां मुख्तार अंसारी के बड़े भाई मौजूद थे वहां तक हम पहुंचे थे, लेकिन आज वहां तक पहुंचने की इजाज़त किसी को नहीं है। अंदर कब्रिस्तान के अंदर भी जब सुपुर्दे खा किया जाएगा मुख्तार अंसारी को, उस वक्त भी कुछ ही लोगों को अंदर जाने की इजाज़त होगी। जनाजे की नमाज के बाद शव की यात्रा में तो बहुत लोग शामिल होंगे, लेकिन यहाँ पर सबको अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। और कल भी हमने देखा था कि किस तरीके से प्रशासन ने पूरे इलाके को अपने घेरे में लिया था। जहाँ भी जिंदाबाद की नारेबाजी हो रही थी, लोगों को, हालांकि परिवार के लोगों ने भी ये अपील की थी कि लोग सब्र शांति बनाए रखें, कहीं से कोई ऐसा तत्व उस भीड़ में न शामिल हो जाए जो कोई अप्रिय स्थिति पैदा हो जाए। लेकिन आज सुबह से स्थिति ये है कि पूरे इलाके को अपने सुरक्षा घेरे में पुलिस प्रशासन ने अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया है। पैतृक आवास तक जाने की सबको इजाज़त नहीं है, कब्रिस्तान तक जाने की सबको इजाज़त नहीं है। और एहतियातन पुलिस फोर्स की बड़ी तैनाती, गाड़ियों को, जो गाड़ियां कल रात से यहां पर लगी हुई हैं उनको हटाया जा रहा है। तो सामने से अगर देखें तो ये जो पूरी सड़क है, कब्रिस्तान के सामने वाली जो सड़क है, उस सड़क से लेकर के और पीछे तक, ये कब्रिस्तान तक, यहाँ आप देखें तो हर इंच पर यहाँ सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ पर की गई है और डिप्लॉयमेंट बढ़ता ही जा रहा है। कल भी हमने देखा किस तरह से सुबह कुछ डिप्लॉयमेंट था और हर आधे घंटे के बाद से डिप्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा था। उसी तरीके से जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है, सुरक्षा बलों का डिप्लॉयमेंट भी बढ़ता जा रहा है। 10 बजे की प्रक्रिया शुरू होगी सुपुर्दे खाक करने की, जनाजे की नमाज, और उसके बाद से 1 बजे मुख्तार अंसारी दफन हो जाएगा। रुपेश हमारे साथ बने हुए। रुपेश, हमने आपकी रिपोर्ट देखी और जैसा कि आपने बताया भी कि सुरक्षा कैसे की गई है और कैसे सुपुर्द खाक करने की तैयारी चल रही है, प्रशासन ने क्या इंतजाम किए। लेकिन कल जिस तरह से बहुत सारे सवाल उठ रहे थे मौत को लेकर, और आपने मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई से भी बात की, उन्होंने भी साजिश की बात कही थी। अब चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और उसमें हार्ट अटैक को ही मुख्य वजह बताया गया, तो उसके बाद से अब क्या चर्चा है, क्या वो सवाल अभी भी हैं, क्या बातें हो रही हैं परिवार या उनके जानने वाले, उनके आस पड़ोस के लोगों के बीच? लेकिन यहाँ पर देखिए, फोर्स की अंदर तैनाती कर दी गई है। हालांकि अंदर जो मुजावर हैं उन्होंने ये ऑब्जेक्शन किया है कि आप अंदर फोर्स नहीं भेज सकते हैं। हालांकि एहतियातन जो पुलिस के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने अंदर हथियार के साथ फोर्स की तैनाती की गई है कि कोई भी ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उसको कंट्रोल में किया जाए, घर से लेकर के और कब्रिस्तान के बाहर। लेकिन जब फोर्स हथियार के साथ कब्रिस्तान के अंदर जा रही थी, उस वक्त जो मुजावर हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है कि अंदर आप हथियार लेकर के पुलिस नहीं जा सकती है, ये एक सामान्य परंपरा है। लेकिन पुलिस ने एहतियातन कब्रिस्तान के अंदर पूरे अपने हथियार और लाव लश्कर के साथ अंदर तक तैनाती कर दी है। हालांकि TV9 भारतवर्ष ने अंदर जो मुजावर हैं, चूँकि हमने सुना कि वो ऑब्जेक्शन कर रहे थे, जैसे ही पुलिस का डिप्लॉयमेंट अंदर किया गया और हथियार के साथ टीयर गैस और बाकी जो ऑपरेटर्स होते हैं उसके साथ जैसे ही अंदर वो गए, मुजावर ने, जो अंदर मौजूद हैं, जो कल भी मौजूद थे जब कब्र खोदा जा रहा था, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। एक सामान्य परंपरा है कि कब्रिस्तान के अंदर हथियार लेकर के पुलिस की मौजूदगी नहीं हो सकती है। हमने मुजावर से बात की, उन्होंने कहा कि हमने ऑब्जेक्शन किया है लेकिन पुलिस वाले नहीं माने हैं, अंदर उनकी तैनाती कर दी गई है। पुलिस वाले अंदर जो पहुंचे थे, पुलिस के अधिकारी, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम देखते हैं आगे क्या करना है। लेकिन फिलहाल ना सिर्फ सामने की सड़क पर बल्कि कब्रिस्तान के अंदर भी सुरक्षा देख सकते हैं हम तस्वीरों में भी। आप बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। और अब आइए देखते हैं आधा मिनट पूरी खबर। तो मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार को लेकर उनके बड़े भाई सिबगतुल्लाह ने क्या कहा, देखते हैं इस रिपोर्ट। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्लाह ने कहा कि हमें शव काफी देर में मिला, इसलिए देर रात में अंतिम संस्कार संभव नहीं हो सका। लाश काफ़ी देर से मिली, इसलिए सुबह 10 बजे जनाजे की नमाज होगी और उसके फ़ौरन बाद मिट्टी दी जाएगी। सभी से मेरी गुजारिश है कि उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। गाजीपुर में कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी के लिए 6 फुट लंबी 4 फुट चौड़ी कब्र खोद कर तैयार कर दी गई है। इस कब्रिस्तान में मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी और मां को भी दफन किया गया था। और जेल में बंद अब्बास अंसारी अपने पिता मुख्तार के जनाजे में शामिल होगा या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि उसे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने अपने पिता के जनाजे में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब्बास के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन ऑफिसर से संपर्क किया
और कोर्ट से जल्द अपनी मांग पर सुनवाई की अपील की। हालांकि कोर्ट ने रात में सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अब्बास अंसारी कोर्ट से पेरोल पर रिहा किए जाने की गुहार लगा चुका है। अब्बास अंसारी फिलहाल यूपी की कासगंज जेल में बंद है। अब्बास को पहले ही 3 मामले में जमानत देने से कोर्ट इनकार कर चुका है। मुख्तार अंसारी की मौत पर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इसे देखते हुए परिजनों की मांग पर प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम की प्राइमरी रिपोर्ट में डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह को हार्ट अटैक बताया। इसी बीच बांदा डीएम की संतुष्टि पर सीजीएम ने मुख्तार की मौत के मामले की न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिया है। मौत के पहले माफिया मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में वर्चुअल पेशी के दौरान खुद को धीमा जहर देने की शिकायत की थी। मुख्तार के आरोप के बाद जेल अधीक्षक ने मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट को पत्र लिखा था। उन्होंने अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट को जांच का जिम्मा देकर 1 माह में रिपोर्ट मांगी है। और अब बात भारत के शौर्य की करेंगे। भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल की शक्ति का प्रदर्शन किया है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। तस्वीरें आसमान में आग उगलती ब्रह्मोस मिसाइल की। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के ऊपर ब्रह्मोस की ताकत का प्रदर्शन किया गया। ब्रह्मोस का ये प्रदर्शन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल 450 किलोमीटर तक के लक्ष्य को निशाना बना सकती है। ब्रह्मोस को पनडुब्बी, युद्धपोतों, लड़ाकू विमानों और जमीन से दागा जा सकता है। अरब सागर से एक बार फिर नौसेना के पराक्रम की तस्वीरें सामने आई है। नेवी ने ऑपरेशन चलाकर एक ईरानी जहाज में फंसे 23 पाकिस्तानियों को भी रेस्क्यू किया है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में एक बार फिर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। नेवी के 2 शिप ने गुरुवार को एक ईरानी बोट अल-कंबर 786 को समुद्री लुटेरे को कब्जे से सुरक्षित बाहर निकाला। ऑपरेशन में कई समुद्री लुटेरों को आत्मसमर्पण कराया। इस ईरानी जहाज में मौजूद 23 पाकिस्तानियों को भी भारतीय नौसेना ने बचाया। इंडियन नेवी का कहना है कि समुद्र और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना प्रतिबद्ध है। पिछले 100 दिनों में नेवी ऐसे कई ऑपरेशन कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल के नादिया में बिजली इक्विपमेंट्स रखने वाले गोडाउन में आग लग गई। आग की लपटें ऊंची ऊंची उठती दिखी। भीषण आग की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के नादिया के गोदाम की है। जिस वेयर हाउस में आग लगी उसमें बिजली के उपकरण रखे हुए थे। तस्वीरों में आग की लपटें और धुआं साफ देखे जा सकते हैं। आग लगने के बाद पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलने पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। पुलिस अब आग लगने की वजहों का पता लगाने में जुटी। इधर जमशेदपुर में एक टायर गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया है। झारखंड के जमशेदपुर के बर्मा माइस इलाके की एक कंपनी के टायर गोदाम में शुक्रवार को देर रात भीषण आग लग गई। आग की लपटें और धुआं काफी ऊंचा उठता दिखा। आग की चपेट पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत फैला दी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझाने में सफलता पाई। इलाके में सैकड़ों लोग घरों से बाहर निकल आए। आग की वजहों का पता नहीं चल पाया है और हादसे में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हरियाणा के रेवाड़ी में तेज बारिश के साथ जमकर ओले गिरे, जिससे किसानों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। हरियाणा में शुक्रवार शाम अचानक से मौसम बदलने के बाद जमकर बारिश और ओले गिरे। रेवाड़ी में हुई भारी ओलावृष्टि से देखते ही देखते कई गांवों में बर्फ की तरह सफेद चादर बिछ गए। खेतों में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आए। ओलावृष्टि की वजह से गेहूं और सरसों की फसल जमीन पर गिर गए। ऐसे में किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचने के आसार। मौसम विज्ञान विभाग ने हरियाणा के लिए 28 से 31 मार्च तक बारिश की चेतावनी जारी की है। रेवाड़ी के अलावा गुरुग्राम और झज्जर में भी तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं। मथुरा में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश की पुलिस को कई मामलों में तलाश थी। यूपी के मथुरा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पिछले महीने हुए एक कंपनी में मुनीम की हत्या में शामिल बदमाश सुनील को गिरफ्तार किया है।
पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। पकड़े गए बदमाश के खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। मौके से बदमाश के पास से एक तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस बरामद हुआ है। फिलहाल बदमाश से उसके साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। और D27 गैंग का अपराधी है, हिस्ट्री शीटर भी रहा है। उसे बीती रात पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। टिकट बंटवारे से नाराज टीडीपी कार्यकर्ताओं ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में हिंसक प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी की। ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम के तेलुगु देशम पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन है। टिकट बंटवारे से नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर हिंसक प्रदर्शन किया। टीडीपी कार्यकर्ताओं ने जीसी प्रभाकर रेड्डी को टिकट न दिए जाने पर अनंतपुरम पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की। तेलुगु देशम पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के अपने उम्मीदवारों की अंतिम सूची का ऐलान कर दिया। अरुणाचल प्रदेश में नामांकन की जांच के दौरान गुस्साई भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव में एसपी घायल हो गए। अरुणाचल प्रदेश के लोंगडी जिले के एसपी डेक्यू गुमजा गुरुवार को पथराव में घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक लोंगडिंग में विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें पुलिस अधीक्षक घायल हो गए। पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवा में फायरिंग करनी पड़ी। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव पहले चरण में 19 अप्रैल को राज्य की 2 लोकसभा सीटें अरुणाचल पश्चिम और अरुणाचल पूर्व के साथ होगा। यूपी के बागपत में कल एनडीए के घटक दलों के बीच जमकर हाथापाई हुई। प्रत्याशी के सामने ही बीजेपी और आरएलडी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेपी आरएलडी के बीच सीट शेयरिंग के बाद बागपत सीट से आरएलडी ने डॉक्टर राजकुमार सांगवान को प्रत्याशी बनाया है। गुरुवार को छिपरौली के तिपवाड़ा गांव में गठबंधन प्रत्याशी राजकुमार सांगवान का संपर्क कार्यक्रम था, जहां छिपरौली विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी नेता भी मौजूद थे। वो डॉक्टर राजकुमार सांगवान को अपने घर पर चाय पर लेकर जाने के लिए कहने लगे। इसे लेकर आरएलडी कार्यकर्ता नाराज हो गए और उनके बीच कहासुनी होने लगी। मामला मारपीट तक पहुँच गया। आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ कांग्रेस आज देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। आयकर विभाग ने कांग्रेस को 1800 करोड़ से ज्यादा का टैक्स भरने का नोटिस दिया है। आयकर विभाग ने कांग्रेस को ये नोटिस 5 अलग अलग वित्तीय वर्षों के टैक्स रिटर्न में विसंगति के लिए जारी किया है। नोटिस मिलने पर कांग्रेस बिफर गई है। उसने आयकर विभाग पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगाया है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने आरोप लगाया कि जिन मापदंडों के आधार पर कांग्रेस को जुर्माने के नोटिस दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर बीजेपी को 4600 करोड़ रुपए से अधिक के भुगतान की मांग करनी चाहिए। आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ कांग्रेस ने सभी प्रदेश और जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। और कांग्रेस को आयकर विभाग की ओर से जारी नोटिस पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है। राहुल ने सरकार बदलने पर कड़े एक्शन की बात कही है। नमस्कार। सोशल मीडिया पर शेयर पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा है, जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की, ये मेरी गारंटी है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अपनी एक पुरानी बाइट भी शेयर की है। बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन की कल दिल्ली में बड़ी रैली है। इसमें सोनिया गांधी समेत विपक्ष कई बड़े नेता शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन की रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। इसके अलावा झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, बिहार के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, महाराष्ट्र में गठबंधन के नेता शरद पवार, उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने रामलीला मैदान में रैली का आयोजन किया है। आम आदमी पार्टी इस मेगा रैली की तैयारी में जुटी है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लोगों का समर्थन जुटाने के लिए घर घर जा रहे हैं।
इधर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 9वीं लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 5 नामों को शामिल किया गया। नई लिस्ट में कांग्रेस ने राजस्थान की 2 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं। कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बदलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। जयपुर शहर के बाद अब भीलवाड़ा और राजसमंद लोकसभा सीट पर टिकट बदला गया है। कांग्रेस ने भीलवाड़ा से सीपी जोशी को उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले इस सीट पर दामोदर गुर्जर को उम्मीदवार बनाया था। अब उन्हें राजसमंद सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। इस लिस्ट में कर्नाटक की 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, जिसमें बेल्लारी से तुकाराम, चामराजनगर से सुनील बोस और चिकबल्लापुर से रक्षा रमैया का नाम भी शामिल है। और हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटी हैं और लोगों से पीएम मोदी के मिशन को कामयाब बनाने की अपील कर रही हैं। कहीं रोड शो तो कहीं जनसभा और कहीं जनसंपर्क। अभिनेत्री से नेत्री बनी कंगना रनौत पूरे हिमाचली अंदाज में लोगों से मिल रही हैं और हर सवाल का जवाब एक मंझे हुए राजनेता की तरह दे रही हैं। जो मंडी की जनता है वो उन लोगों को जवाब दे जिन्होंने मंडी की बेटी बहन के बारे में इतना अभद्र टिप्पणी की, और वो देंगे, आप देखेंगे और मेरी बात याद रखेंगे, उनको यहाँ से करारा जवाब मिलेगा। वही सुप्रिया श्रीनेत के बयान के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है। उनके नेता सधी जुबान में पलटवार कर रहे हैं। इधर दिल्ली में आज भारत रत्न अलंकरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित करेंगे। सम्मान समारोह का आयोजन सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और हरित क्रांति के जनक कृष्ण शास्त्री MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ है। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को छोड़कर अन्य सभी अभिभूतियों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जा रहा है। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न कल उनके निवास पर सुबह 11:30 बजे दिया जाएगा। और चुनाव आते ही पश्चिम बंगाल में बाजार का माहौल बदल गया है। कोलकाता में चुनाव प्रचार सामग्री और नेताओं के मुखौटे की बिक्री में 100% का इजाफा देखा जा। पार्टी सिंबल, टी शर्ट, मुखौटे और प्रचार सामग्री की बिक्री बढ़ गई है। कोलकाता में बड़े बाजार में भी पीएम मोदी बनाम ममता बनर्जी ही दिख रहा है। त्रिमुल और कमल फूल प्रिंट वाली सानिया टी शर्ट की बिक्री बढ़ गई है। प्रचार सामग्री की डिमांड को लेकर बीजेपी और टीएमसी के अपने अपने दावे हैं। आम आदमी जिसको पास में पाता है साल भर, जिसका अपना सुविधा और सुविधा में काम में आता है जो पार्टी, उसी पार्टी को सपोर्ट करेगा। ये सबसे बड़ा उत्सव है लोकतंत्र का, तो उसमें सब लोग अलग अलग कलर लेकर कलरफुल बना दे पूरा समाज को। और एक बड़ी खबर है, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को Y+ सुरक्षा मिली है। Y+ सुरक्षा सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही होगी। चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा देगी CRPF। गृह मंत्रालय के सूत्रों से बड़ी खबर।